चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी की वेबसाइट से। पीआईबी में 27 फरवरी की यदि हम न्यूज़ देखें तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं आई है। एक चीज़ हम देखेंगे जो कि हमारे न्यूज़ ऑफ पर्सपेक्टिव के व्यू से सही है, वो है पीएम गति शक्ति, क्योंकि इसका उल्लेख बजट में भी किया गया है। तो डीपीआईआईटी पीएम गति शक्ति पर बजट के बाद पहला वेबिनार आयोजित करेगा। ठीक है, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये वेबिनार आयोजित होने वाला है। तो पीएम गति शक्ति से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। तो क्या होता है, इंडिया की 75वें नंबर की इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि सेंटर विल लॉन्च पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। ठीक है, 100 लाख करोड़ प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ हो सकता है, मान के चलिए ये इंडस्ट्री है और ये मार्केट है। इंडस्ट्री और मार्केट को जोड़ने के लिए सड़क चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पैसों के लेन देन के लिए बैंक चाहिए। तो बैंक के लिए हमें बिल्डिंग बनाना है, सड़क के लिए हमें पुल बनाना है, और भी जो अन्य कार्य हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाते हैं, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की बात करी जा रही है 100 लाख करोड़ प्रोजेक्ट की, ताकि होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलपमेंट हो सके। आगे बताया जाता है प्रधानमंत्री की स्पीच में, द प्रोजेक्ट एज ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ इन फ्यूचर। इसके अलावा आजकल के जो बेरोजगार युवक लोग हैं उनको यहाँ से रोजगार मिलेगा। In the coming days, we will launch PM Gati Shakti Plan, a 100 lakh crore national infrastructure master plan है, which will make a foundation for holistic infrastructure and give an integrated pathway to our economy। ऐसा नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा करी गई थी। अब यदि हम बात करें इसके फोकस वाले एरिया के, तो नरेंद्र मोदी का कहना है गति शक्ति प्लान will help rise the global profile of local manufacturers। मतलब कि यदि मैं स्टील की कोई छोटी मोटी प्रोडक्ट बनाता हूँ, मान के चलिए मैं रेल की पटरी बनाता हूँ, मेरी कंपनी है, तो मुझे ग्लोबल प्रोफाइल कैसे करके मिलेगी, इसके लिए इसमें फोकस किया जाएगा। इसके अलावा हेल्प देम compete with their counterparts worldwide। अब जब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे सस्ती सेवाएं देगा तो मैं वर्ल्ड लेवल पर अपने प्रोडक्ट को compete करा पाऊंगा, कंपटीशन दे पाऊंगा। इट आल्सो राइजेस पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन। इसके अलावा बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि इंडिया को आज ज़रूरत है इंक्रीज़ करने की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। मतलब कि एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा, जब हम ज़्यादा चीज़ों को बनाएंगे। एवरी प्रोडक्ट दैट इज़ सोल्ड ग्लोबली फ्रॉम इंडिया इज़ अटैच टू इंडिया, विच इज़ वाई आई एम सेइंग दैट एवरी प्रोडक्ट ऑफ यूअर्स इज़ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। ऐसा उनका कहना था। बात बताई जाती है पीएम गति शक्ति टारगेट्स टू कट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। मतलब माल की एक जगह से दूसरी जगह जो ढुलाई है उसकी जो कीमत है, उसका जो भाड़ा है, उसको हम कैसे करके कम कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी। कार्गो के माध्यम से जो हम माल की ढुलाई करते हैं, अब 100 किलो की जगह हम 500 किलो करेंगे। एंड रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम। द प्लान एम्स टू लैंड मोर पावर एंड स्पीड टू प्रोजेक्ट बाई कनेक्टिंग ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट ऑन वन प्लेटफार्म। बताया जा रहा है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको हम एक ही प्लेटफार्म पर लेके आएंगे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम पावर सप्लाई करेंगे। ऐसा पीएम गति शक्ति के अंतर्गत टारगेट रखा गया है।
इसमें बताया जाता है इट विल हेल्प इन फुलफिलिंग द एम्बिशियस टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट फॉर 2024-25, जिसमें इंक्लूड है एक्सपांडिंग द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क। जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, आज की कंडीशन में 10 हैं तो हम उसको 20 करेंगे, ठीक है, टू 2 लाख किलोमीटर। लंबाई कितनी करने वाली हैं? 2 लाख किलोमीटर इनकी लंबाई होगी। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ मोर देन 200 न्यू एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट एंड वाटर एरोड्रोम्स, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बनाई जाएंगी। इसके अलावा इट आल्सो एम्स टू हैव 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर। इसी के अंतर्गत हम 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करेंगे और 2 ठो न्यू डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। एक रहेगा तमिलनाडु में और जो अदर है वो उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। एक्सटेंडिंग 4G कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेस इज़ अनदर एम। इसके अलावा हमें हर गांव तक 4G कनेक्टिविटी पहुंचाना है। एडिंग 17,000 किलोमीटर टू द गैस पाइपलाइन नेटवर्क इज़ बीइंग प्लान्ड। इसके अलावा 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाने का भी काम इसमें किया जाएगा। गति शक्ति प्लान इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन बी प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑन ए रियल टाइम बेसिस। तो ये थी पीएम गति शक्ति के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट। वर्ल्ड जियोग्राफी वाले हिस्से को हम काफ़ी दिन से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, आज से हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सहारा रेगिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट देखे थे। इसके अलावा हमने फैक्ट देखा था डिज़र्ट क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, ये तो हम जियोग्राफी वाले हिस्से में देख लेंगे। लेकिन डिज़र्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट हम देख चुके थे। फर्स्ट नंबर पे हमने सहारा डिज़र्ट को कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट को। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में तनामी डिज़र्ट, सिम्पसन डिज़र्ट, ग्रेट सैंडी डिज़र्ट, गिब्सन डिज़र्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट, ठीक है। ये कुल मिलाकर के 5 डिज़र्ट यहाँ पर बताए गए। यही शामिल होते हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट के अंतर्गत। और भी यहाँ पर छोटे छोटे नाम दिखाए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेजैक डिज़र्ट और ईस्टर्ट स्टोनी डिज़र्ट, लेकिन यहाँ पर जो है उनको मैप के माध्यम से दर्शाया नहीं गया है। गिब्सन डिज़र्ट की बात करें तो ए सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट इसको माना जाता है। अब गिब्सन को हम ढूंढते हैं, ये रहा अपना गिब्सन डिज़र्ट। सेकेंड नंबर पे बताया जाता है ग्रेट सैंडी डिज़र्ट के बारे में, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट। ये नॉर्थ और वेस्ट की तरफ में है कौन सा आपका सैंडी डिज़र्ट। मतलब नॉर्थ की तरफ जाओगे आप और पश्चिम की तरफ जाओगे ऑस्ट्रेलिया के, तो ये ग्रेट सैंडी डिज़र्ट, ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन हो गई और ये पश्चिम वाली डायरेक्शन हो गई। इसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट, द 6th लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड बाय एरिया, लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा सिम्पसन डिज़र्ट है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट है। लिटिल सैंडी डिज़र्ट ये पड़ता है पश्चिम की तरफ में। स्टरजेलेस्की डिज़र्ट, तनामी डिज़र्ट, वेस्टर्न डिज़र्ट। इसके अलावा रंगीपो डिज़र्ट। अब हम चलते द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं मेन खबरों को। तो पहली जो न्यूज़ आई है वो यूक्रेन की तरफ से एक बयान आया है कि यूक्रेन तैयार है बातचीत करने के लिए। ऑन द 4th डे, तो 4 दिन हो चुके हैं रसिया और यूक्रेन के युद्ध के, रशियन अटैक के 4 दिन हो चुके हैं। तो संडे के दिन द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट्स ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि नेगोशिएशंस बिटवीन कीव एंड मॉस्को वुड बी हेल्ड ऑन द बेलारूसियन यूक्रेनियन बॉर्डर। ये कहाँ पर ये नेगोशिएशंस होने वाले हैं? बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर। द नेगोशिएटर वुड मीट विथआउट प्री कंडीशंस, ऐसा ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है। प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की said he was willing to try talks with Russia but was
एक्सेप्शनल मतलब नॉट इजी, बातचीत के लिए तो तैयार हैं लेकिन ये कोई आसान बात नहीं है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जाता है। अब इंडिया की क्या भूमिका है, इंडिया क्या किस टाइप से स्टेप ले रहा है, दोनों देशों के बीच में यदि युद्ध हो रहा है तो उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। इंडिया इंगेज है विथ ऑल पार्टीज ऑन यूक्रेन, ऐसा फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से जवाब आया है। श्रृंगला सेज नेशन हैज़ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द रीजन, डायलॉग ओनली वे फॉरवर्ड। India has every reason to contribute in resolving Ukrainian conflict, फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला said on Sunday। ठीक है, हमारी तरफ से ऐसा कहना है कि देखो हम कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि रिजोल्व हो सके यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। एड्रेसिंग ए स्पेशल ब्रीफिंग ऑन क्राइसिस एंड इट्स ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन, मिस्टर श्रृंगला said India believed dialogue between the warring sides was the only way ahead। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं यमुना रिवर से रिलेटेड। इसमें वियर्स से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाती हैं। यमुना रिवर पर देखिए कई सारे जो नाले हैं ना, जो ड्रेनेज है, अपने गंदे पानी को यमुना रिवर पर छोड़ते हैं दिल्ली में, इसलिए दिल्ली की यमुना रिवर का पानी इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है कि वहाँ पर आप नहा भी नहीं सकते हो। सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं, जो नाले हैं वहाँ पर कुछ कुछ बांध बनाए गए हैं, उनके पानी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। इसी के चलते चलते बताया जाता है कि जो बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा डिक्रीज़ हुआ है अमाउंट ऑफ अदर पॉल्यूटेंट एज वेल एज। A report shows that there is a drastic reduction in suspended solid after the construction of temporary weirs, मतलब बांध, टेम्पररी कुछ बांध बनाए गए हैं जो कि इस प्रकार के गंदे पानी को कम करने की बात होती है। यहाँ टोटल सस्पेंडेड सोलिड्स वेंट डाउन फ्रॉम 166 मिलीग्राम पर लीटर इन रिथाला टू जस्ट 49 मिलीग्राम पर लीटर इन रोहिणी सेक्टर 15 एरिया की बात यहाँ पर करी जाती है। देयर इज ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन अमोनियम कंटेंट इन द वेस्ट वाटर एज टेस्ट फाउंड इन अमोनियम टू बी 26 मिलीग्राम पर लीटर इन रिथाला और 18 ग्राम मिलीग्राम इन रोहिणी सेक्टर 15, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है। अब यदि हम यमुना रिवर की बात करें तो यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर, कहाँ पर, साउथ वेस्ट स्लोप या फिर बंदरपूंछ पीक। स्लोप का मतलब होता है ढाल से, या फिर बंदरपूंछ चोटी इन मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालयास की बात कर रहे हैं और मसूरी रेंज की हम बात कर रहे हैं। फ्लोज अलोंग स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके बाद इंटर कर लेती है दिल्ली एंड मर्ज विद द गंगा। कहाँ पर मिलती है जाकर के ये, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयागराज में। बताया जा रहा है द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन में यदि हम बात करेंगे तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। इट्स main effluent in upper reaches is the Tons, which also rises from the बंदरपूंछ ग्लेशियर। इसकी जो मेन सहायक नदी है ना यमुना की, वो है टॉन्स, जो कहाँ से राइज होती है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से राइज होती है। इसके बाद ये ज्वाइन कर लेती है यमुना, इट ज्वाइन द यमुना बिलो कालसी बिफोर द लेटर लीव द हिल्स। यदि हम यमुना की टोटल लेंथ की बात करें तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। बताया जा रहा है इट क्रिएट द हाईली फर्टाइल एल्यूवाइल यमुना गंगा दोआब रीजन बिटवीन इटसेल्फ एंड द गंगास इन द इंडो गैंगेटिक प्लान। तो ये बहुत ही उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। द सिटीज़ ऑफ बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद,
ईटा, हमीरपुर, इलाहाबाद लाई ऑन इट्स बैंक। कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं, ये बात यहाँ पर बताई जाती है। जो डार्क ब्लू कलर देख रहे हैं आप, यही है यमुना रिवर। जैसे कि कौन कौन से शहर मेन हो गए, नई दिल्ली, आगरा, इधर से भिंड भी इसके पास में हो गया, ठीक है, और ये हो गया बांदा, और फिर लास्ट में जाके इलाहाबाद। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर ये गंगा से जा कर के मिल जाती है। देखिए, सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर यदि हमें लिखना है, यदि हमें कोई जानकारी शेयर करना है, जानना है, तो ये न्यूज़ हम देख सकते हैं। गवर्नमेंट टू लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल गाइड बुक फॉर RWAs टुडे, विल गाइड रेसिडेंट्स ऑन चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ये गाइड करेगी रेसिडेंट्स को ऑन चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। टू इनकरेज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग को आप कैसे करके इनकरेज कर सकते हो, तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट क्या करने वाली है, लॉन्च करने वाली है एक रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग गाइड बुक ऑन मंडे, फॉर विच इट प्लान्स टू रोप इन RWAs टू हेल्प प्रमोट होम चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इससे एक चीज़ और है कि आप घर में ही कैसे करके अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको पूरी तरह से हो जाएगी। द गाइड बुक विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली, तो इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, DDC के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया, seeks to simplify and enable the adoption of electric vehicle charging in all types of residential areas in दिल्ली। तो जहाँ भी जैसा भी रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे करके चार्ज कर सकते हैं, इसके लिए ये गाइडलाइन का काम करेगी। DDC के चेयरपर्सन हैं जस्मीन शाह, उनका कहना है RWAs across दिल्ली हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट टू द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवोल्यूशन। तो ये जो गाइड बुक है विल फैसिलिटेट द जर्नी एंड इनेबल पीपल टू एक्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट इन कॉलोनीज ऑल ओवर दिल्ली। तो ना केवल आपको चार्जिंग स्टेशन में जाने की ज़रूरत है, आपको जो है एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में भी आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चार्जिंग को लेकर के ही होती है। आगे बताया जा रहा है, गवर्नमेंट का कहना है डॉक्यूमेंट गाइड्स रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। इसके अलावा डिटेल एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्लानिंग, इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन द पार्किंग स्पेस ऑफ सोसाइटीज़। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि लैक ऑफ स्पेस, कुछ कंसर्न यहाँ पर बताई जाती हैं लैक ऑफ स्पेस। अब मुझे मेरे घर में ये सिस्टम लगाना है, तो घर में जितनी जगह ही नहीं है कि मैं उसको लगा पाऊँ। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके लिए पैसा भी चाहिए। इसके अलावा पावर लोड मैनेजमेंट, कितनी पावर देना है, कितनी पावर अपने घर में आ रही है। इसके अलावा एंड शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर RWAs। एज ए पार्ट ऑफ इट्स policy on an electric vehicle, the government said it will encourage all residential societies in the capital to join hand with them in promoting electric vehicle by adopting electric vehicle charging in their residential societies। इस पॉलिसी का उद्देश्य है इम्प्रूवमेंट लाना दिल्ली की एयर क्वालिटी में, इसके साथ साथ में हेल्प करना सिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल रीच 25% ऑफ न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन बाई 2024 तक 25% व्हीकल ऐसे रहेंगे जो कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को। DRDO और सफ्रान टू डेवलप इंजन फॉर एयरक्राफ्ट। DRDO और सफ्रान मिलकर के, मतलब कंपनियां ही समझ लीजिए आप, दो कंपनियां मिलकर के एयरक्राफ्ट के इंजन को डेवलप करने वाले हैं।
इंडिया और फ्रांस टू इंक डील टू डेवलप 125 केएन इंजन। 125 केएन इंजन इंडिया और फ्रांस मिलकर के बनाएंगे फॉर इंडिजीनियस फाइटर सून। हमारे यहाँ खुद का इंडिजीनियस जो फाइटर है उसके लिए। इंडिया और फ्रांस आर क्लोज टू conclude a deal likely in the next couple of months for the joint development of a 125 kN इंजन। इस इंजन का निर्माण करने वाले हैं इंडिया और रसिया मिलकर के। क्यों बनाएंगे इसको? ताकि इंडिजेनियस रूप से 5वीं जनरेशन का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ पर हम इस इंजन को फिट करेंगे अंडर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द डिफेंस ऑफिशियल। बताया जा रहा है कोलैबोरेशन किस किस के बीच में होने वाला है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा फ्रेंच की इंजन मेकर कंपनी है सैफ्रान। तो पूछा जा सकता है कि सैफ्रान कहाँ की कंपनी है, न्यूज़ में क्यों है, क्या ये बनाती है? दिसंबर 2021 में क्या हुआ था? स्पीकिंग एट एन इवेंट आफ्टर MS Parley's visit on to India, Union Defense Minister Rajnath Singh had said a major French company will come to India and make the engine in a strategic partnership with an Indian company। राजनाथ सिंह ने ऐसा कहा था कि फ्रांस की एक कंपनी है, इंडिया आएगी, हमारे यहाँ पर वो क्या है, इंजन का निर्माण करेगी। और लास्ट ईयर क्या होता है, गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दिया था पार्लियामेंट में कि इट इज़ प्रपोज टू डेवलप इंडिजीनियस इंजन्स फॉर पावरिंग एयरक्राफ्ट सच एस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वेरिएंट्स और इसके अलावा AMCA इन एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल इंजन हाउस। पैरेलल प्रोग्रेस की बात करी जाती है। इनिशियल डिज़ाइन ऑफ AMCA स्टार्टेड वे बैक इन 2009 and is envisaged as a twin engine stealth aircraft with internal weapons bay, which has been developed for the first time and for which the design is complete, as reported by The Hindu earlier। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं डल लेक से रिलेटेड। अब कोई ख़ास न्यूज़ तो डल लेक से रिलेटेड नहीं आई है, केवल उस डल लेक की खूबसूरती का पिक्चर दिखाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। कितना ये खूबसूरत व्यू है, आप देख लीजिए। पूरा सामने की तरफ पहाड़ी दिख रही हैं और कुछ घर बने हुए हैं। साफ़ सुथरे पानी में देखिए किस प्रकार से नावें चल रही हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। फेयर वेदर आफ्टर several days of snowfall, Srinagar woke up to a bright, lustrous day on Sunday. Tourists flocked to houseboat on the Dal Lake for ride against the enchanting backdrop of snowfall cloud mountains। डल लेक के बारे में अब हम कुछ फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। डल लेक, इट इज़ ए लेक इन श्रीनगर, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। तो जम्मू और कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर, वहीं पर इसकी लोकेशन है इंडिया में। इट इज़ एन अर्बन लेक विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली झील है, ठीक है, जो कि सेकेंड नंबर की लार्जेस्ट है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताया जा रहा है इट इज़ नेम्ड द लेक ऑफ फ्लावर्स, इसका नाम है लेक ऑफ फ्लावर्स, ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या फिर श्रीनगर की ज्वेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। द लेक इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर कमर्शियल ऑपरेशन इन फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग। दो चीज़ों के लिए इसको जाना जाता है, मछली उत्पादन के लिए और दूसरा वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग। फॉरेन वाले पेज से एक न्यूज़ आई है UNHRC से रिलेटेड, ह्यूमन राइट, ठीक है, कमीशन से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस। UNHRC वाज रिकंस्टिट्यूटेड फ्रॉम इट्स प्रेसिडेसर ऑर्गेनाइजेशन
द यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। पहले यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के रूप में इसको जाना जाता था, बाद में इसको यूएनएचआरसी कर दिया गया था, टू हेल्प ओवरकम द क्रेडिबिलिटी डेफिसिट ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। पिछले ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां थी, तब जाके यूएनएचआरसी ने अपना रूप ग्रहण किया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका। कंपोजिशन के अंतर्गत द यूएनएचआरसी हैज़ 47 मेंबर्स सर्विंग एट एनी टाइम विथ इलेक्शन हेल्ड टू fill up seat every year based on allocation to region across the world to ensure geographical representation। इसकी मेंबर देशों की यदि हम बात करें तो 47 मेंबर्स हैं, सर्विंग करते हैं एट एनी टाइम। अब फिर विद इलेक्शन हेल्ड टू फिल अप सीट्स एवरी ईयर, इसके बाद इलेक्शन भी होते हैं सीटों को फिलअप करने के लिए, ताकि हर हिस्से से इसमें लोग मेंबर बन सकें। ईच इलेक्टेड मेंबर सर्व फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स। यदि भारत इसके लिए सिलेक्ट हुआ है तो वो 3 साल के लिए इसका सदस्य रहेगा। कंट्री आर डिसअलाउड फ्रॉम ऑक्यूपाइंग ए सीट फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। अभी मैं 3 साल के लिए ले लिया हूँ, ठीक है, फिर से यदि मुझे 3 साल के लिए चाहिए टू कंटिन्यू कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, तो वो अलाउ यहाँ पर नहीं है। फंक्शन की यदि हम बात करें तो द यूएनएचआरसी पासिस नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन ऑन ह्यूमन राइट इशू थ्रू ए पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट कॉल्ड द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। तो यूएनएचआरसी ने पास करता है नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन किस पर, ह्यूमन राइट इशूज़ को, थ्रू ए पीरियडिक रिव्यू, टाइम पे उसका रिव्यू करता है ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट, ठीक है, इनको कहते हैं द यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू। इट ओवरसीज एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेशन इन स्पेसिफिक कंट्रीज। पार्टिकुलर किसी कंट्री में यदि वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट का, तो उसको ओवरसी करेगा एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने कोलंबो के जो इफोर्ट हैं ह्यूमन राइट को लेकर के, उसको हरी झंडी दिखाई है। आगे बताया जा रहा है न्यू रिपोर्ट ऐसे टाइम में आई है जबकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का 49 नंबर का सेशन आयोजित होने वाला है। अब बात ऐसी है कि वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन होते रहता है श्रीलंका में। अब श्रीलंका की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी है और जो माइनॉरिटी है, ठीक है, तो जो माइनॉरिटी के अंतर्गत तमिल लोग आते हैं ना, उनका वहाँ पर शोषण होता है, उनके अधिकारों का वायलेशन होता है, कुछ लोग गायब कर दिए जाते हैं तो मिल नहीं पाते हैं। इसके अलावा मिलिट्री के जो पर्सन हैं उनको राजनीति में एंट्री दी जाती है। इस टाइप से वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। तो इसी को लेकर के वहाँ पर जो भी ह्यूमन राइट की कंडीशन है, वायलेशन हुआ है, उसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस में वाद विवाद हो सकता है। यही बात यहाँ पर बताई जाती है। द यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ in a new report on Sri Lanka has pointed to setbacks to accountability for past human right violation and recognition of victims' rights। अब ये उसका टाइटल रखा गया है, या फिर आप कह लीजिए कि ये चीज़ बताती है कि पहले का भी वायलेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, उसमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। जबकि राजपक्षे की जो गवर्नमेंट है ना, वो इफोर्ट लगा रही, कहा जाता है, रिफॉर्म की तरफ। द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन श्रीलंका कम्स ahead of 49th सेशन ऑफ यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल इन जिनेवा बिगिनिंग ऑन मंडे। तो ये जिनेवा में मंडे के दिन से ये इसकी शुरुआत होने वाली है। While there will be no resolution on श्रीलंका दिस सेशन, ठीक है, जबकि
हमें कोई भी प्रकार का रिजोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ पर? श्रीलंका में। इस सेशन में यदि हम देखें, एन इंटरेक्टिव डायलॉग ऑन प्रोग्रेस मेड बाय श्रीलंका इन प्रोमोटिंग reconciliation, accountability and human right is expected to be held during a week. एक बात और यहाँ पर बताई जाती है कि ज़्यादा कुछ खास प्रोग्रेस हमको देखने को नहीं मिला है श्रीलंका में मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के। द हाई कमिश्नर इज ए डीपली डिस्टर्ब बाय द जनरल लैक ऑफ प्रोग्रेस। ज़्यादा कोई प्रोग्रेस हमको देखने को नहीं मिला है पास्ट ईयर में यदि हम देखें, मोस्ट ऑफ केसेस। इसके अलावा एक्टिव रिवर्सल ऑफ अदर विच कंटिन्यू टू इंडिकेट द इनएबिलिटी एंड अनविलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट एंड पनिश परपिट्रेटर्स ऑफ क्राइम। क्राइम को जिन्होंने अंजाम दिया है उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चला, ना ही उनको पनिशमेंट किया गया है। व्हेन स्टेट एजेंट आर द एलीग परपिट्रेटर्स। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेपाल से रिलेटेड। नेपाल ने पास कर दिया है कॉन्टेंटियस यूएस ग्रांट को। कॉन्टेंटियस वर्ड आया जिसका मतलब होता है विवादास्पद। तो नेपाल के जो लॉ मेकर हैं उन्होंने संडे के दिन एडॉप्ट कर लिया है $500 मिलियन यूएस ग्रांट को। ठीक है, फॉलोइंग स्ट्रीट क्लैशेस बिटवीन पुलिस और प्रोटेस्टर हु आर अगेंस्ट द फंड। जबकि यहाँ की जो जनता है इस फंड के विरोध में है, आप ये ग्रांट मत दीजिए इतने डॉलर की। विच हैव बिकम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। और यहीं से कंट्रोवर्सी भी जनरेट हो रही है चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। नेपाल ने साइन कर दिया है यूएस गवर्नमेंट की मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC's पैक्ट इन 2017 टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बट इट्स रेटिफिकेशन हैड बीन इन लिम्बो। लेकिन इसका जो रेटिफिकेशन है, इसकी जो पुष्टि है ना, अभी वो कंफर्म नहीं हुई है बिकॉज ऑफ डिविजन्स विद इन पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग रूलिंग कोएलिशन। मतलब कि कोएलिशन की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ही अंदर भी ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेजर अपोजिशन केम फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देववास कोएलिशन पार्टनर इंक्लूडिंग माओइस्ट पॉलिटिशियन सीन एज ट्रेडिशनली क्लोज टू चाइना हु सेड इट अंडरमाइन नेपाल सोवरेनिटी। अंदर ही अंदर क्या है, विरोधाभास है यहाँ पर। उनका कहना है कि चाइना हमारे यहाँ बिल्कुल इंटर करते जा रहा है, हम उसके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, ऐसा है यहाँ पर कहना। कंप्रोमाइज़ की बात करी जाती है। एज पार्ट ऑफ कंप्रोमाइज संडेज वोट कैम विथ एन इंटरप्रेटिव डिक्लेरेशन। ठीक है, stipulating that Nepal will not become part of any strategic military or security alliance including the Indo-Pacific strategy of United States। एक्सप्लेनर वाले पेज से हम समझने की कोशिश करेंगे कनाडा के डिजिटल सर्विस टैक्स के बारे में और USTRs के अपोजिशन के बारे में। What is the BEPS agreement and why is the USTR accusing Canada of going against it? तो द ऑफिस ऑफ द US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको USTR हम कहते हैं, हैज़ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कनाडास डिसीजन टू इम्पोज ए डिजिटल सर्विस टैक्स 3% का ऑन लार्ज कंपनी दैट सेल वेरियस सर्विसेज इन कनाडा। कनाडा की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं कनाडा में, उनके ऊपर सर्विस टैक्स 3% का लगने वाला है। इसका विरोध किया जा रहा है US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। द इशू ऑफ टैक्सिंग लार्ज MNCs has always been a problem among many governments. In a meeting of the OECD last year, the OECD G20 base erosion and profit shifting project was agreed upon, wherein large MNC will have to pay
tax on certain portion of their profit to the government of the foreign country where they do business। आपको अपने लाभ का कुछ पैसा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। मेन बात यहाँ पर आ जा रही है ये, लेकिन कोई भी कंपनी ऐसा करना नहीं चाहेगी। इसी के चलते चलते फिर विवाद खड़ा हो जाता है कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में। तो टू प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री वेयर डू दे बिजनेस। मान के चलिए अमेजन हमारे यहाँ पर बिजनेस कर रही है, तो अमेजन को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बात यहाँ से करी जा रही। टू बी पार्टिकुलर कंपनीज विल हैव टू एलोकेट 25% ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट। 25% रेसिडुअल प्रॉफिट को एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है, एज प्रॉफिट अर्न इन द फॉरेन कंट्री एंड पे टैक्स, और टैक्स को पे करना पड़ेगा। द कंट्रीज आल्सो एग्रीज टू इम्पोज ए मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ एटलीस्ट 15% ऑन कॉर्पोरेशन विथ रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल। 15% कॉर्पोरेशन टैक्स भी देना है। अब यदि हम यहाँ पर स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर बताया जाता है, देखो, द ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, USTR शॉर्टकट में जिसको हम कहते हैं, इसने विरोध किया है। कनाडा ने एक डिसीजन लिया था कि हम इम्पोज करेंगे डिजिटल सर्विस टैक्स 3% का बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर जो कि कनाडा में सर्विस प्रोवाइड कर रही। अब ऐसी कंपनी जिनकी टोटल एनुअल रिवेन्यू है कम से भी कम $850 मिलियन की, और वो फ़ायदा कमाती हैं लगभग $16 मिलियन का, इनके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। किसके द्वारा? कौन कहा है? कनाडा की गवर्नमेंट अंडर द न्यू रूल। अब USTR जो संगठन है उनका कहना है कि देखो, न्यू टैक्स पार्टिकुलरली टारगेट लार्ज US टेक्नोलॉजी बिजनेस को। इसके अलावा हैज़ स्टेटेड दैट इट वुड लुक इनटू वेज अवेलेबल अंडर एग्जिस्टिंग बायलैटरल एंड अदर ट्रेड एग्रीमेंट टू रिटेलिएट अगेंस्ट कनाडास एक्शन। अदर जो नियम कानून है उसकी तरफ भी हम देखने वाले हैं ताकि इससे हम बच सकें। अब आगे इसमें इशू की बात करी जाती है कि आखिर इशू है क्या चीज़, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू टैक्स लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आखिर ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, गूगल है, एप्पल है, फेसबुक है, ठीक है, बिजनेस पूरे वर्ल्ड में कर रही हैं, लेकिन मतलब इसका ये है कि कमाई पूरे देश से कर रही हैं, पूरे वर्ल्ड के देशों से कर रही हैं, लेकिन टैक्स कहाँ पर दे रही हैं? जहाँ की ये कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो फेसबुक की बात करें चाहे गूगल की बात करें तो ये पैसा कहाँ पर दे रही हैं? अमेरिका में दे रही, टैक्स वहाँ पर दे रही, और बाकी बिजनेस कर रही हैं भारत जैसे देशों में। तो इनके ऊपर हम टैक्स कैसे करके लगा सकते हैं? दैट हैव देयर बिजनेसेस स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज हैज़ बीन ए बोन ऑफ कंटेंशन एमंग गवर्नमेंट के बीच में ये चिंता का विषय रहा था। मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज ड्रा ए लार्ज शेयर ऑफ देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फ्रॉम आउटसाइड देयर होम कंट्रीज, येट दे पे मोस्ट ऑफ देयर टैक्सेस इन देयर होम कंट्रीज। वही तो बात है कि फ़ायदा और रेवेन्यू वो बाहर से बहुत उठा लेती, बहुत कमा लेती, लेकिन टैक्स, ज़्यादातर टैक्स अपनी होम कंट्री को ही पेड करती हैं। अब उनके इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, फेसबुक, एप्पल और गूगल, ये बिजनेस करती हैं डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश जैसे कि इंडिया और चाइना में, लेकिन ये पे करती हैं मोस्ट ऑफ टैक्सेस इन द US और इन टैक्स शेल्टर सच एस आयरलैंड। इसके अलावा मैनी गवर्नमेंट हैव ट्राई टू टैक्स एटलीस्ट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस MNCs। भाई आप 10 रुपये कमा रहे हो हमारे देश से, तो कुछ तो फ़ायदा, कुछ तो टैक्स हमें दीजिए, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से चिंता जाहिर की गई थी और ट्राई भी किया गया था। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी मीटिंग होती है कहाँ पर? अक्टूबर के महीने में पिछले साल 2021 में। 136 कंट्रीज़ जिसमें इंक्लूड था कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स,
came to an agreement on how to tax large MNCs। हम आखिर टैक्स लगाएंगे कैसे करके, फिर ये लोग एग्री हो गए। व्हाट इज़ नॉन एज OECD G20 बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट। तो द लार्ज MNCs विल हैव टू पे टैक्स ऑन सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट। 10 रुपये का यदि आपको फ़ायदा हुआ है तो उसका कम से कम 1 ही रुपया दे दीजिए, सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट टू गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री वेयर डू दे बिजनेस। अब पार्टिकुलर कंपनी विल हैव टू एलोकेट 25% ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट, ठीक है, विच इज़ डिफाइंड एज प्रॉफिट्स एक्सीडिंग 10% ऑफ रिवेन्यू। तो उनको 25% तो रेसिडुअल प्रॉफिट को एलोकेट करना पड़ेगा। इसको दूसरे तरीके से आप देखोगे तो जो प्रॉफिट एक्सीड हो रहा है उसका 10% ऑफ रेवेन्यू का, एज प्रॉफिट अर्न इन द फॉरेन कंट्री एंड पे टैक्स ऑन दिस प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट के ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब यदि हम बात करें USTR आखिर इसका विरोध क्यों कर रहा है, तो विरोध ऐसा कर रहा है कि भाई देखो, अभी 1 साल पहले BEPS का एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 136 कंट्री ने अपने सिग्नेचर करे थे। तो उसमें ऐसी बात कही गई थी कि कोई भी देश अपनी तरफ से यूनिलैटरली टैक्स नहीं लगा सकता है, तो आप कैसे टैक्स लगा दे रहे हो। और दूसरी तरफ कनाडा का ये पक्ष है कि भाई यदि आप उस एग्रीमेंट को फिक्स टाइम पीरियड में पूरा कर लेते हो तो हम ये इस प्रकार का जो टैक्स लगा रहे हैं वो नहीं लगाएंगे। ये बात यहाँ पर बताई जाती है। एक्सप्लेन वाले ही पेज से एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्विफ्ट से रिलेटेड। स्विफ्ट आखिर है क्या चीज़, तो स्विफ्ट जो है एक प्रकार से मैसेज वाला नेटवर्किंग सिस्टम है जिसका यूज़ किया जाता है बैंकों के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ताकि क्विक और फॉल्टलेस तरीके से एक्सचेंज कर सकें हम इंफॉर्मेशन का। और ये जो इन्फॉर्मेशन है पार्टिकुलर ये रिलेट करती है फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होता है उसको, ठीक है। मतलब कि यदि 100 रुपये का लेन देन हो रहा है ग्लोबली इंडिया और रसिया के बीच में, तो जो मैसेजिंग नेटवर्क है वो फॉल्टलेस हो, इसके अलावा क्विकली हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके माध्यम से होता है, स्विफ्ट के माध्यम से होता है। द बेल्जियम हेडक्वार्टर्ड स्विफ्ट कनेक्ट्स मोर देन 11,000 बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन इन ओवर 200 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़। हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। ये स्विफ्ट जो है कनेक्ट करता है 11,000 बैंकिंग और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 200 से भी ज़्यादा कंट्री और टेरिटरीज़ में। ईच पार्टिसिपेंट ऑन द प्लेटफार्म इज़ असाइंड ए यूनिक 8 डिजिट स्विफ्ट कोड। इंडिया को भी एक 8 डिजिट का स्विफ्ट कोड मिला होगा यदि इंडिया इसका सदस्य है तो, या फिर बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड जिसको हम कहते हैं। अब जैसे कि इफ़ ए पर्सन से इन न्यूयॉर्क with a Citibank account want to send money to someone with HSBC account in London, न्यूयॉर्क से यदि किसी को लंदन में पैसा भेजना है, the payee would have to submit to his bank the London based beneficiary's account number along with the 8 digit SWIFT code of the latter's bank। तो जहाँ मुझे भेजना है वहाँ का जो स्विफ्ट डिजिट कोड है वो मुझे अकाउंट नंबर के साथ में ज़रूरी है, सेंड करना ज़रूरी। सिटी वुड देन सेंड ए स्विफ्ट मैसेज टू HSBC वंस दैट इज़ रिसीव्ड एंड अप्रूव्ड द मनी वुड बी क्रेडिटेड टू द रिक्वायरमेंट। अब उस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा, उस कोड को वेरीफाई होने के बाद पैसा जो है फट से उधर चले जाएगा। तो स्विफ्ट इज़ मर्ली ए प्लेटफॉर्म दैट सेंड मैसेज एंड डज नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी और फिर मनी। खाली मैसेज भेजता है, अपने पास रुपए पैसा वो होल्ड करके नहीं रखता। इट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन।